हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको इरफान याकूब और आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो है स्लेवरी यानी कि गुलामी। गुलामी एक ऐसा तस्वुर, एक ऐसा भयानक ख्वाब है जो कोई इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यानी कि आज़ाद रहने वाला इंसान कभी भी गुलाम रहना पसंद नहीं कर सकता। जिन लोगों की मिसालें हमारे को हिस्ट्री में मिलती हैं उसमें गुलामी में बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा पुरतशद्दुद ज़िंदगियाँ उनकी रह चुकी थी। इंसान कैद में रहना तो पसंद कर सकता है लेकिन गुलामी कभी पसंद नहीं कर सकता। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो एक मकाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों को गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है। यानी कि सारे कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उन हर सरजमीनों के ऊपर इंसानों को फ़रोग किया जा चुका है। जबकि ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ मिलते हैं जिन्होंने लॉ बनाया हुआ था जिसमें ग़ुलामी का तस्वुर मिलता था। यानी कि पूरी कंट्रीज़, पूरे मुल्क इस बात पे शामिल होते थे कि ग़ुलामों को फ़रोग किया जाए। हिस्ट्री में हमारे को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी स्लेवरी के अंदर गुजारी थी, ग़ुलामी के अंदर गुजारी थी, लेकिन बाद में वो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर लोग बन चुके थे। यानी कि उन्होंने दुनिया में अपना नाम, अपना एक मकाम हासिल कर लिया था। चलते हैं डीपली एक्सप्लोर करते हैं शॉर्टली इन लोगों की बायोग्राफीज़ को। यूँ तो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने गुलामी के दौर गुजारे थे, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरी थी। जबकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे, यानी कि उनके नाम बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं और तारीख़ में उनके नाम आज भी ज़िंदा हैं। जबकि मैंने इन स्लेव्स के बारे में एक लिस्ट तैयार करी है। चलते हैं इस लिस्ट को देखते हैं। नंबर 1 पे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्किस्तान में एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 10 से 12 साल रही होगी, वो फ़रोख्त हो रहा होता है। उसे ख़रीदता है काजी निशापुर। काजी निशापुर इस बच्चे को ख़रीदने के बाद इसकी अच्छी तरबियत करता है, इसे जंगी महारत सिखाता है और इसको हॉर्स राइडिंग में भी माहिर कर देता है। जब वो बच्चा थोड़ा जवान हो जाता है तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी आते हैं और उस बच्चे को दोबारा से ख़रीद लेते हैं, यानी कि दोबारा से वो बच्चा बिक जाता है। मोहम्मद गौरी उसको हिंदुस्तान ले आते हैं और मोहम्मद गौरी उस वक्त राज करते थे हिंदुस्तान के एक बड़े खित्ते के ऊपर, यानी कि बड़े रकबे के ऊपर इनका राज था। मोहम्मद गौरी इस बच्चे को ट्रेन करते हैं और अपनी फ़ौज में शामिल कर लेते हैं। कहा जाता है इसने डिफरेंट पोजीशनें हासिल करी और उसके बाद ये जनरल की पोजीशन पे आ जाता है। इस बच्चे का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ना सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी एम्पायर के जनरल थे बल्कि ये ममलूक डेंसिटी का क़याम करने वाले भी थे। जी हाँ, इन्होंने 1206 के अंदर ममलूक डेंसिटी का क़याम करा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का क़याम इन्होंने ही करा था। जबकि इनके दौर को ग़ुलामी का दौर भी कहा जाता था। ये एक मशहूर आदमी रहे हैं हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत रही हैं हिंदुस्तान के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं मलिक अंबर। बचपन में ही इनको इनके वालिदैन ने भेज दिया था। इनके जो ऑनर थे उनका नाम था मीर कासिम अल बगदादी। इनके ऑनर ने इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था और अब इनका नाम मलिक अंबर था। मलिक अंबर को लेके ये हिंदुस्तान रवाना हो जाते हैं। बाद में अंबर आदमनगर सल्तनत का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हरीम सुल्तान पे। हरीम सुल्तान, जिनका असल नाम रहा था रॉक्सिलिना। इनको स्लेव के तौर पे सेल करा गया था और ये एक यूरोपियन वाइट लड़की थी जिनको सेल किया गया था तुर्की के अंदर। तुर्की के अंदर जब ये सेल हो चुकी थी उसके बाद ओटोमन एम्पायर्स ने इनको ख़रीद लिया था। उस दौर के अंदर ओटोमन एम्पायर्स में इस तरह की जो कनीज़ होती थी उनको ख़रीद लिया जाता था और उनको हरम के अंदर खादमा के लिए रख लिया जाता था। हरीम सुल्तान को ख़रीद लिया जाता है उस्मानिया दौर के अंदर और उस्मानिया दौर के अंदर ही सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के साथ इनकी शादी हो जाती है। जबकि एक काफ़ी ज़हीन खातून थी और सुलेमान दी मैग्निफिसेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे मशवरे दिया करती थी। जबकि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर के अंदर ही एक और स्लेव थे जिनका नाम था सुलेमान पाशा। ये भी एक ख़ास वज़ीर रहे थे सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर के अंदर ही स्लेवरी से आज़ादी मिली थी, यानी कि ग़ुलामी से उन्हें आज़ाद करा लिया गया था। उस वक्त यूरोप के अंदर इंसानों की ट्रेड का अमल बहुत ज़्यादा चलता था, यानी कि जो बाज़ार लगते थे उनके अंदर इंसान भी बिका करते थे। जबकि उस्मानिया दौर के अंदर हमें बात पता चलती है कि उस्मानिया दौर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद कराए थे। ना सिर्फ ग़ुलामों को आज़ाद कराया था बल्कि उनको काफ़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम भी दिए थे। नेक्स्ट स्लेव हैं फ्रेडरिक डगलस। फ्रेडरिक डगलस एक सिया फार्म स्लेव रहे थे और ये एक अफ्रीकन स्लेव थे, यानी कि जो इनकी वालदा थी वो एक अफ्रीकन थी। जबकि इनके मुताबिक, इनकी बायोग्राफी के मुताबिक, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था जो इनके वालिद थे वो एक अंग्रेज़ थे। यानी इनके बारे में कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा मशहूर एक लीडर रहे थे। ये एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे और बहुत ज़्यादा मशहूर इंसान थे अमेरिका के अंदर। यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत रही थी अमेरिका में।
जो अमेरिका में सिया फार्म लोग रहते हैं वो आज भी इनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और इनको अपना एक नेशनल हीरो समझते हैं। फ्रेडरिक डगलस एक इस किस्म के सिया फार्मों के लीडर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत करी थी सिया फार्म लोगों के लिए, यानी कि उन्होंने इनके राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। और यही वजह थी कि अमेरिका में रहने वाले सिया फार्म लोग आज भी इनको एक अच्छा लीडर समझते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कूफ़ी या कफ़ी। ये एक सिया फार्म आदमी थे जो कि वेस्ट अफ्रीका से इनको गिरफ़्तार किया जाता है और इनको ले आया जाता है डच कॉलोनीज़ के अंदर प्लांटेशन के काम के लिए, यानी कि इनको ग़ुलाम बना लिया जाता है और इनको काम की गर्ज से उठाया जाता है। इनको ग़ुलाम बनाया जाता है गुयाना के अंदर। 1763 के अंदर इन्होंने अ मेजर स्लेव रिवोल्ट के नाम से एक तंजीम बनाई थी। इस तंजीम के अंदर इन्होंने 2500 के करीब स्लेव शामिल कर लिए थे, यानी कि 2500 के करीब ग़ुलाम इन्होंने शामिल कर लिए थे। यानी कि एक किस्म का ये इनकलाब लेकर आ चुके थे 1763 के दौर के अंदर। आज भी गुयाना के लोगों के लिए ये इनकलाबी लीडर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बैंकस बियाहू के ऊपर। ये एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बोसिगो आइलैंड के ये किंग थे। जबकि एक वॉर होती है जिनमें इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इनको एक स्लेव बना दिया जाता है। स्लेव बनाने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्पेनिश ग्रेनाडा में, जो कि साउथ अमेरिका का इलाका कहलाता है। अपनी गिरफ्तारी के थोड़े अरसे के बाद ये वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। ना सिर्फ ये अकेले फ़रार हुए थे, अपने साथ ये कई लोग वहाँ से फ़रार करने में कामयाब हो गए थे। जबकि अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखें तो ये एक नेशनल हीरो रहे हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था मैरून कम्युनिटी, यानी कि मैरून कम्युनिटी के बानी रहे थे। ये कम्युनिटी अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन स्लेव्स मौजूद थे उनके लिए बनाई गई थी और उनके हकूक़ के लिए ये काम किया करती थी। जबकि मैरून कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे तक गई थी और इसकी बहुत ज़्यादा खिदमत रही थी अफ्रीकन लोगों के लिए, यानी ये भी एक नेशनल लीडर का दर्जा रखते हैं अफ्रीकन लोगों के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बाइबर्स। बाइबर जो कि अबू अल फातह के नाम से मशहूर रहे थे। इनका ताल्लुक़ कप्चिक तुर्क से था और ये ममलूक डेंसिटी के सुल्तान बने थे इजिप्ट और सीरिया के अंदर। नेक्स्ट है आर्चिबाल्ड ग्रिमकी। आर्चिबाल्ड ग्रिमकी जो कि स्लेवरी की ही लाइफ में पैदा हुए थे, यानी ये जो इनके वालिदैन थे वो भी स्लेव थे और ये भी स्लेव ही पैदा हुए थे। जबकि आगे के दौरों के अंदर अमेरिका में एक मशहूर राइटर, एक जर्नलिस्ट, एक लॉयर, इंटेलेक्चुअल, डिप्लोमेट और कम्युनिटी लीडर भी बने थे। नेक्स्ट आते हैं एल्प टेगिन के ऊपर। एल्प टेगिन जिनका ताल्लुक़ बुखारा और तुर्क से रहा था। ये बचपन से ही एक स्लेव थे, यानी कि बचपन में ही इनको स्लेव बना लिया गया था। जबकि बाद में बड़े होने के बाद ये गजना के गवर्नर रहे थे। जबकि जो इनके सन इन लॉ थे उनका नाम था सुबुक्तुगीन। सुबुक्तुगीन ही वो लीडर थे जिन्होंने बाद में गजनवीद एम्पायर की बुनियाद डाली थी। सुबुक्तुगीन के बेटे और एल्प टेगिन के जो नवासे थे उनका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। नेक्स्ट हैं अल खुजरान बिनते अता। एक यमनी टीनेजर थी जो कि बाद में वाइफ बनी थी खलीफा अल महदी की, और ये वालदा थी खलीफा अल आदी की और मशहूर ज़माना खलीफा हारून अर रशीद की। ये चंद मशहूर स्लेव थे जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्टली बताया है। जबकि इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे स्लेव्स रहे हैं जो कि मिलियन नहीं बल्कि बिलियंस की तादाद में चले जाते हैं। यानी कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो इसकी हिस्ट्री बहुत कदीमी मिलती है, यानी कि 11वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक मुसलसल इनकी ट्रेड होती रही थी। जबकि अगर हम और ज़्यादा हिस्ट्री में आते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी और उससे पहले भी इस बात का पता चलता है कि उस दौर के अंदर भी स्लेवरी का काम होता था। जबकि अगर हम स्लेव्स की काइंड पे आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की काइंड्स होती हैं स्लेवरी की, यानी इंसानों को लेबर के तौर पर भी स्लेव बनाया जाता था, यानी कि काम कराने के लिए भी स्लेव बनाया जाता था। ये इस तरह के काम होते थे कि चंद घंटों के काम नहीं होते थे, 16-16 और 18-18 घंटे मुसलसल काम कराया जाता था। जबकि और डिफरेंट काइंड इसमें मिलती हैं, जैसा कि जो जंगें होती थी उनके अंदर भी लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाता था। और भी डिफरेंट जगहों पर ये बात मिलती है कि ग़ुलामी की ज़िंदगी लोगों ने गुजारी है, लोगों को मार्केटों में बेचा जाता था। जबकि इसके अलावा भी और भी ग़ुलामी की मिसालें मिलती हैं। जबकि औरतें और लड़कियों को जो उठाया जाता था तो उनको बड़ी भारी कीमत पे बेचा जाता था। इनमें ज़्यादातर खादमाओं के लिए लोग इनको ख़रीदा करते थे। यानी कि स्लेवरी की बहुत ज़्यादा काइंड्स रही हैं और इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट दौर गुजरे हैं। जबकि अगर हम सहाबाओं के दौर के अंदर जाते हैं तो उस दौर के अंदर भी ग़ुलामी का तसव्वुर मिलता है। ये कंट्रीज़ तक महदूद रहने वाला सिलसिला नहीं था, ये कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ सिलसिला था। यानी कि अफ्रीका, अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और हर मकाम के ऊपर ग़ुलामों को बेचा और ख़रीदा जाता था।
17th और 18th सेंचुरी के अंदर स्लेवरी शिप्स चलती थीं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भयानक सलूक करा जाता था स्लेव्स के साथ, यानी इनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। एक के ऊपर एक स्लेव पड़ा हुआ होता था। इनमें से कई हज़ार कई लाख तो सफोकेशन से ही मर गए थे और इनके मरने के बाद इनको समंदर में फेंक दिया जाता था। जबकि जो दीगर स्लेव्स इन शिप्स के अंदर सवार होते थे वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते थे। इनमें से कई हज़ार तो खुराक की कमी की वजह से मर जाते थे और कई लाखों को तो इन्होंने तशद्दुद करके ही मार दिया। यानी अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री जल्लादों से भरी हुई मिलती है। जो सिया फार्म लोग थे उनके साथ सबसे ज़्यादा स्लेवरी की गई है, यानी उनको सबसे ज़्यादा फ़रोग किया गया है। और जो सिया फार्म लोगों की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती थी वो थी यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका में इनको काम की गर्ज से ले आया जाता था। इसके अलावा इनको प्राइवेट स्लेव्स भी बनाया जाता था, यानी कि प्राइवेट गुलामी भी इनसे की जाती थी। इस प्राइवेट गुलामी के अंदर इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, यानी कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के ऊपर तशद्दुद किया करते थे और उनको कोई दिली तस्कीन मिलती थी इस तशद्दुद के करने के बाद। यानी अगर हम हिस्ट्री में आते हैं तो इस किस्म के साइको लोग भी हमारे को हिस्ट्री के अंदर मिलते हैं जिन्होंने इंसानों के ऊपर सिर्फ अपनी दिली तस्कीन को पूरा करने के लिए तशद्दुद करा। जबकि अगर हम इस जुल्म की दास्तान को देखें तो इस जुल्म की दास्तान अब तक नहीं रुकी है। डिफरेंट तरीक़ों से इंसान को गुलामी का शिकार किया जाता है। कई कंट्रीज़, कई विलेजेस आज भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं तो सिर्फ एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, किसी दौर के अंदर लोग जंजीरों में गुलामी किया करते थे, आज के दौर में लोग बगैर जंजीरों के भी गुलाम ही है। दोस्तों, अब आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।